गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज है 7 तारीख और आज के न्यूज़पेपर में इनफैक्ट कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ, क्योंकि चुनावी माहौल है, पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टोज को लेकर ज़्यादा न्यूज़ रहते हैं कि किस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या बात कही गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है, पर हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो हम करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, बिल्कुल पढ़ेंगे। इंडिया और चाइना, हालांकि 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे से डील करेंगे। इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, इसमें अगर आपको बोला जाए लिखने के लिए, तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप 5-6 पेज तो बहुत आराम से लिख दोगे। बट क्या है ना कि मेंस के एग्जाम में स्पेशली इतना नहीं लिखना होता है, सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है ना, बुक नहीं लिखनी है वहाँ पे। तो कंसाइज लिखना भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम डील करेंगे। क्या इंडिया चाइना के रिलेशन के रिगार्डिंग में क्यों हम पढ़ रहे, किस कंटेक्स्ट में, तो कुछ टाइम पहले चाइना वालों ने नामकरण किया था किसका, अरुणाचल प्रदेश का। उनके अरुणाचल प्रदेश के 3 शहरों का नाम उन्होंने चेंज करके अपने चाइना के हिसाब से जुंग जांग जिंग ऐसे करके नाम रख दिया था। नाम इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जब चाइना ने ऐसा कहा तो मिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप मेरा नाम कल को बदल दोगे तो क्या मैं आपका हो जाऊंगा। सही बात है, गलत नहीं कहा मिस्टर एस जयशंकर ने। तो इस कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, जानेंगे इंडिया और चाइना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, उसको पहले डील करते हैं। इस क्वेश्चन को 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। चलो, फंसना नहीं है, बहुत ईजी है, मुझे पता है कि इसका आपको आंसर पता है, लेकिन आप हड़बड़ाओगे और इसीलिए फंसोगे। इसीलिए ध्यान से और एकदम बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अगर अच्छे से एक एक लाइन, एक एक वर्ड से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो ना, तो मैं बता रही हूँ ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन जो ऐसे ही गलत करके आ जाते हैं, वो होना बंद हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी बॉर्डर लगाती है चाइना के साथ, बिल्कुल लगाती है। और कौन कौन सी स्टेट लगती है इंडिया की? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। क्या ये बात सही है, बताइए। जम्मू कश्मीर होगी, पहले ये बताइए। मैप देखा है आपने? बिल्कुल खोलिए अपने ब्रेन में, दिमाग में खोलिए मैप को और बताइए क्या जम्मू कश्मीर लग रही है? हाँ, पहले लगती थी, बट जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का और यूनियन टेरिटरी में बदल गई है, तो लद्दाख कर रही है, हिमाचल कर रही है, उत्तराखंड कर रही है, सिक्किम कर रही है, अरुणाचल प्रदेश कर रही है, बट जम्मू कश्मीर नहीं कर रही है। और आप यहाँ पे फंस जाते हैं। बहुत बार वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में दे रखता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वेस्ट बंगाल कर रहा है, तो नहीं बाबू, वेस्ट बंगाल भी नहीं कर रहा है चाइना से बॉर्डर, ठीक है। जम्मू कश्मीर नहीं कर रहा है, वेस्ट बंगाल नहीं कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो क्या ये स्टेटमेंट सही था कि गलत था? कितना इजी था, लेकिन आपने गलत कर दिया सिर्फ जम्मू कश्मीर के चलते। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि चाइना का लॉन्गेस्ट बॉर्डर रशिया के साथ है, फिर मंगोलिया और फिर इंडिया। क्या ये बात सही है? फिर से ब्रेन खोलो, दिमाग में क्लिक करो यहाँ पे और आ जाएगा। जूम करो, चाइना के पास लेके जाओ और कंपेयर करो मंगोलिया और रशिया के बॉर्डर को। क्या रशिया का बॉर्डर लॉन्गेस्ट है? नहीं, ये भी फंसने वाला था। मंगोलिया के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है, उसके बाद फिर रशिया के साथ है और फिर इंडिया के साथ है और फिर चौथी म्यांमार के साथ है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। इजी सा क्वेश्चन था लेकिन गलत हो गई, कोई बात नहीं। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। चलो, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा? तो नामकरण किया है भाई साहब ने और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, चाइना कहता है, ऐसा क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो टेरिटरी है वो तिब्बत का साउथ पार्ट है, इसीलिए हमारी है। और उन्होंने अनाउंस किया 30 से ज़्यादा जगह का और उनका नाम चेंज किया, किसका? अरुणाचल प्रदेश के शहरों का, जिसको हमने बिल्कुल नकार दिया। क्यों ऐसे यार? हमारे सॉवरेनिटी का खुलेआम वायलेशन करते हैं ये चाइना वाले। सिर्फ हमारी क्या, ये हर जगह घुसते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा चाइना जो है इस तरह का काम क्यों करता है और क्यों चाइना कह रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है कि उनकी टेरिटरी है। तो चाइना का कहना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये सदर्न ऑफ तिब्बत है। इनफैक्ट 1962 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में अंदर आ गई थी, बट फिर बाद में वो वापस चली गई। मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच में है उसको रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है।
इससे पहले हमारा चाइना के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था। इनफैक्ट 1954 में हमने चाइना के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर रखा था, बट 1962 में इन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। 1954 में याद है जो ये लाइन है, हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ ये वाला लाइन जब 1954 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी ना, तो बहुत फेमस था। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत ही आइडियल थे फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो जब चाइना की बात आती है तो उनका भर भर के इसीलिए क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो आप हिंदी चीनी भाई भाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन रिलेशन में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है और ना ही कोई परमानेंट एनिमी है, ठीक है। तो 1962 में ईयर इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ईजी है बट भूल जाते हैं, याद रखना है। 1962 में हमारा साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश पे असर्ट करता है कि ये उनकी टेरिटरी है। और क्या रीजन है उनके असर्शन का? तो वो कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा है, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस है, हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंसेस है। इस हिसाब से तो हम हर कंट्री के साथ अपना हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस बनाते हैं, तो हर कंट्री को तो हम नहीं क्लेम कर सकते ना, कुछ भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अच्छे से जानेंगे। और ये जो है सिर्फ हमारे साथ नहीं करते, ये हर जगह करते हैं। साउथ चाइना सी का तो पढ़ ही रखा है ना, बिल्कुल पढ़ रखा है। चलो, इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही मजेदार भी है, ठीक है। चाइना और इंडिया दोनों ही कॉलोनियल रूल के अंडर में थे और दोनों ही ताजा डीकॉलोनाइज हुए थे। बोथ वेयर एंटी इंपीरियलिस्टिक और बोथ वेयर न्यूली डीकॉलोनाइज कंट्रीज। स्टार्टिंग जो इनका, हमारा और चाइना वालों का जो इनिशियल स्टेज था वो काफी दोस्ताना वाला था। मैंने बताया 1954 में हमने इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी और ज्वाइंटली एक्सपाउंड किया था पंचशील को। पंचशील बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसमें हमने कहा था कि हम एक दूसरे के टेरिटरी को रिस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात कही थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी की बात कही थी, इंटीग्रिटी की बात कही थी। किसमें? पंचशील में 1954 में हमने साइन किया था। और ये जो दोस्ती थी ना, इसको इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। जो भी अच्छी रिलेशन थी वो हो गई क्या तबाह। चलो, बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ, मतलब किसी भी कंट्री के साथ हमारा इतना बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होगा जितना चाइना वालों के साथ है। ये वेस्टर्न एरिया में भी अपना कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ये नॉर्दर्न में भी कहते हैं, ये ईस्टर्न में भी कहते हैं। ये हर पार्ट जो इंडिया को इनका टच कर रहा है ना कहीं अपना क्लेम पुट करते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट में जो लद्दाख आता है, वहां पे ये क्या कहते हैं? तो वहां पे इन्होंने पहले ब्रिटिश ने प्रोपाउंड किया था जॉनसन लाइन, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ब्रिटिश ने कहा कि जॉनसन लाइन हम प्लेस करेंगे अक्साई चीन जम्मू कश्मीर में, बट चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। किसको? जॉनसन लाइन को। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जॉनसन लाइन को चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है और एक्सेप्ट किया है मैकमोहन लाइन को, और अक्साई चीन का टेरिटोरियल कंट्रोल अपने ऊपर डाला था। जॉनसन लाइन में अक्साई चीन, जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चीन हमारे पास आ रहा था, पर मैकमोहन लाइन के अंडर में जो अक्साई चीन वहां जा रहा था, इसीलिए उन्होंने फायदा देखा और मैकमोहन लाइन को कहा कि ये हमारी है। तो यहाँ पे मैकमोहन लाइन को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। अब आगे आते हैं, अब इनका देखो खेला, ये कितना खेलते हैं। उसके बाद फिर जब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो चाइना मैकमोहन लाइन को इलीगल कहता है कि नहीं ये है ही नहीं, ये रिजेक्ट करता है। और 1914 में चाइना के साथ इनका, हमारा मतलब ब्रिटिश इंडिया का और चाइना का एग्रीमेंट हुआ था, शिमला कन्वेंशन, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जब लद्दाख की बात आई तो उन्होंने मैकमोहन लाइन को अपनाया, बट जब ईस्टर्न सेक्टर की बात आई, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया आया, तो उन्होंने मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा फिर तिब्बत का भी इशू है। आपको पता है चाइना ने किस तरह से तिब्बत को हथिया लिया था। तो वहाँ के जो भी सिटीजन थे, दलाई लामा थे, वो स्केप करके इंडिया आ गए, जिसके चलते इंडिया और चाइना का जो तकरार है एक तरह से कह सकते हैं कि शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन कॉज किया था, तिब्बत का जो इश्यू है वो एक तरह से फ्रिक्शन, एक तरह से दरार पैदा किया था इंडिया और चाइना के रिलेशन में। चाइना जो है वो एक्यूज करता है इंडिया को, क्योंकि चाइना का कहना है कि इंडिया वाले तिब्बतन सेपरेटिस्ट को पनाह दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बट इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है और साथ साथ तिब्बतन कम्युनिटी को भी अपने यहाँ रहने के लिए इजाज़त देता है, ठीक है। और फिर जब इंडिया और चाइना की बात आए तो भाई ट्रेड इम्बैलेंस तो कैसे नहीं आएगा। डंप करके रखा है हमारे मार्केट को चाइना वाले ने, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा ट्रेड आगे है। मतलब बायलैटरल ट्रेड की बात आए तो $87 बिलियन 2022 में देखा गया था, बट ऑब्वियसली आपको ही पता है कि चाइना वाले की यहाँ पे सुप्रीमेसी है कहाँ, जब ट्रेड की बात आती है। और इनकी एक
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बहुत बार पढ़ा है हमने क्लास में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इनकी। तो इनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है ना, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए गुजरता है, जो इंडिया ऑफिशियली क्लेम करता है, मानता है और है भी कि हमारा पार्ट है। और वहाँ से आप इस तरह का BRI जब इंडिया ने अलाउ नहीं किया है तो आप नहीं ले जा सकते। इंडिया पार्ट नहीं है BRI का, तो आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कैसे लेके जा सकते हो? तो एक ये मेजर कंसर्न है। क्या CPEC का जो जा रहा है कहाँ से? POK से। तो मैंने जो भी बताया यहाँ पे मैप के रॉप पे लिखा हुआ है। इंडिया और चाइना का बहुत ही बार क्लैश हुआ है। अगर हम ऐसे देखने जाएं तो बहुत बार, सबसे पहली बार जब हुआ था तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और 1962 में साइनो इंडिया वार हुआ था, बहुत सारे सैनिक मरे थे इस वार में, ठीक है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चाइना और इंडिया की रिलेशन जो पहले अच्छी हुआ करती थी, एक तरह से देखा जाए तो गड़बड़ाना शुरू कर दी। 1962 ईयर इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा जब हम दूसरी बार बात कहें तो दूसरी बार नाथुला में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो यहाँ पे आता है। उसके बाद फिर बहुत सारे, फिर 2017 में डोकलाम का भी स्टैंड ऑफ हुआ था, इंपॉर्टेंट होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ भी। और फिर लद्दाख में भी कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ था 2022 में। तो ये सारा जो ईयर है इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल जानना है, ठीक है। अभी तक इंडिया का और चाइना का जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आमने सामने, हम जब भी आए हैं वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है, ओके। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको जानने चाहिए। मेंस में शॉर्ट नोट्स में आपसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है, आपको जानना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाइना का क्या क्या जीरो पॉलिटिक्स है, चाइना अपना एसेशन कैसे, अपना जो क्लेम है, टेरिटोरियल क्लेम या किसी भी तरह का क्लेम किस तरह से पुट करता है, ये वो है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना क्या है? तो चाइना का कहना है ना कि तिब्बत जो है वो पंजा है राइट हैंड का, और ये 5 उंगलियां हैं, और चाइना को ये काम करना है कि ये जो उंगली है और ये जो पंजा है इनको लिबरेट करना है। मतलब चाइना का कहना है कि तिब्बत पंजा है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश ये उंगलियां हैं, ठीक है। और चाइना का कहना है ना कि हमें इन्हें लिबरेट करना है। ये है इनकी 5 फिंगर पॉलिसी, याद रहेगा बिल्कुल। अगर क्वेश्चन पूछता है और अगर आप एग्जाम में फिगर दे देते हो तो बहुत बढ़िया होगा। चाइना क्या क्लेम करता है कि हमें इन्हें लिबरेट करना है, ओके। बहुत ही फनी सी बात है, मुझे पता है, कुछ भी कहते हैं ये। चलो, सलामी स्लाइसिंग, सलामी जानते हो? सैंडविच खाया है तो आप जब, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आपने देखा होगा कि एक थिनली स्लाइस लेयर होती है जब भी हम कुछ सलामी, मतलब उसको हम स्लाइस करते जाते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं सलामी। तो मतलब अगर मान लो ब्रेड का एक टुकड़ा है, उसको हम स्लाइस करते जा रहे हैं, तो कह दो अब वो एक तरह से सलामी है। सलामी एक नॉनवेज फूड है, तो उसी के ऊपर ये टर्म रखा गया है सलामी स्लाइसिस। तो ये क्या कहता है, इसमें क्या करता है चाइना, कि चाइना ना छोटा छोटा वॉर करता है, छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है, जिससे जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे डोकलाम स्टैंड ऑफ में क्या हुआ कि हमें समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट था बट हम वार भी नहीं छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है क्या, चाइना करता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्टिक है। क्या करते हैं, ये इतना छोटा वार कह लो या फिर इतना छोटा मिलिट्री ऑपरेशन कह लो चला देते हैं कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है चाइना को, कि इस तरह का छोटा छोटा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने से एक तरह से उनको इंटरनेशनल अटेंशन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अपना काम आराम से कर लेते हैं, अवॉइड कर लेते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अटेंशन को भी, और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उन्हें समझ भी नहीं आता कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और ओवर द टाइम ये जो इनका छोटा छोटा मिलिट्री ऑपरेशन है एक अग्रेसिव फॉर्म ले लेता है, जैसे डोकलाम स्टैंड ऑफ मिल गया। तो इस तरह का जो टेक्टिक्स है जो चाइना अपनाता है उसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। उसके अलावा चाइनीज डेप्थ डिप्लोमेसी, ये तो सबको ही जानता है कि किस तरह से चाइना ने श्रीलंका को अंडर डेप्थ रखा है, पाकिस्तान को, मालदीव्स को, वल्नरेबल इकोनॉमी है, पैसे देते जाते हैं भर भर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पे, और जब ये कंट्रीज जो है वापस से रिपे नहीं कर पाती है तो उनका जो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको लीज पे ले लेते हैं। इस तरह का काम करते हैं, कौन करता है, चाइना करता है। तो ये भी इनका एक तरह का जियोपॉलिटिकल वे है टू असर्ट देयर डोमिनेंस, ठीक है, किसका, चाइना का। उसके अलावा मैंने बताया था वुल्फ वार डिप्लोमेसी, जब इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या था ये वुल्फ वार डिप्लोमेसी। चाइना के लिए ये आता है ये टर्म वुल्फ वार डिप्लोमेसी, मतलब बहुत ही एग्रेसिवली किसी चीज को रिएक्ट करना। इंडिया जो हमेशा से पीसफुल कंट्री रहा है और नॉन वायलेंस का प्रोमोटर रहा है, वो इंडिया और मालदीव्स का जब सिनेरियो हुआ था, जब हमने भर भर के बॉयकॉट किया था, तब हमें कहा गया था कि हमें चाइना जैसे वुल्फ वार डिप्लोमेसी नहीं करना है, हमें इतना अग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करना है। तो वुल्फ वार डिप्लोमेसी भी किसकी है, चाइना की है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्टिक्स है वो चाइना करता है। उसके अलावा एक
पल्स ऑफ स्ट्रिंग है वो भी कटता है, जिसके काउंटर में हमने नेकलेस ऑफ डायमंड भी बनाए रखा है। बहुत इंस्टेंसेस पे मैंने ये दोनों ही टर्म पढ़ा रखा है। जो नए टर्म्स है जो नहीं पढ़ा था आपने वो पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस कंटेक्स्ट में है? तो इन्होंने कहा है कि हीट वेव आने वाला है, गर्मी तो अभी से ही शुरू हो गई, अभी स्टार्टिंग के अप्रैल में ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो इनका कहना है कि इस बार बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, हीट वेव बहुत ज़्यादा से आने वाला है। किनका कहना है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। ये कि जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है ये आपको बताना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, इनकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है बताइए? नोडल मंत्रालय, बहुत इजी है, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है। जी हाँ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। चलो, तो गवर्नमेंट एजेंसी क्या करता है? ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ये क्या करेगा? ये वेदर फोरकास्ट करेगा, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेगा, और स्टैब्लिश हुआ था 1875, काफी पुराना है भाई, और न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इनकी नोडल मिनिस्ट्री, बिल्कुल याद रखना है। चलो, और क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि बाबू संभल के रहना, हीट वेव आ रहा है, ठीक है, लू और हीट वेव आता है तो उससे क्या होता है? बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, गर्मी तो लगती है, उसके अलावा कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इलनेस दिखने को मिलता है, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉक्शन, हीट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया, इन सारे केसेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चमकी बुखार भी बढ़ने लगता है जब हीट वेव्स वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हीट वेव्स कब कहते हैं? जब प्लेन्स में, मतलब हमारे यहाँ 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो जाए, अब हिली एरिया में 30 डिग्री से हो जाए। अगर इस बार हीट वेव भर भर के आ रहा है तो आपके एग्जाम में भी चांसेस है कि हीट वेव को लेके पूछ लिया जाए। हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली टेम्परेचर पूछ ले, या फिर पूछ ले कि क्या हीट वेव में हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर होता है? तो बाबू दोनों ही हाई होता है, किसमें? हीट वेव्स में। और इन्होंने कहा है IMD वालों ने कि कुछ स्टेट्स का नाम दिया और कहा है कि यहाँ पे सीवियर हीट वेव होगा। और उसके अलावा फिर इन्होंने बताया कि बारिश जो है, प्री मॉनसून रेनफॉल है, वो बिलो एवरेज होगा। और इन्होंने फिर एल नीनो का भी जिक्र किया। क्यों? क्योंकि वैसे तो कहा जा रहा है कि दिसंबर तक ही एल नीनो का प्रभाव देखने वाला था, बट फिर भी अभी भी उसका जो एक ड्राउट लाइक सिचुएशन, उसका जो प्रभाव है वो अभी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। मतलब इनका कहना था कि एल नीनो हो सकता था लास्ट ईयर तक खत्म हो जाए, पर एल नीनो का प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है। एल नीनो इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूछ लिया गया है, तो हो सकता है, वैसे तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ला नीना अब वापस आ जाए। तो एल नीनो, ला नीना बहुत ही इजी कंसेप्ट है, मुझे पता है, पर उतना ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, इसीलिए जब भी मौका मिलता है मैं बता देती हूँ। कल की भी क्लास में मैंने बताया था, बिल्कुल याद रखना है। ला नीना आप कैसे याद रखोगे? ला नीना को बताओ बाबू, बहुत बार बता रखा है। ला नीना, ला ला ला, खुश हो गए, बारिश हो रही है इसीलिए खुश हो गए। तो हमारे यहाँ बारिश क्यों होगी? जब उल्टा समझा रही हूँ ताकि याद रहे, हमारे यहाँ बारिश क्यों हो रही है? जब यहाँ पे वार्म करंट होगा, और वार्म करंट होगा तो क्या होगा? लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो क्या होगा? कंडेंसेशन से बादल बनेगा और बारिश होगा। बस याद रखना है, ला नीना से बारिश होती है हमारे यहाँ। उसके बाद आप सब खुद ही कोरिलेट करके निकाल लोगे। बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि वार्म करंट हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में वार्म करंट बन रहा है तो पेरुवियन कोस्ट में क्या होगा? कोल्ड करंट होगा। और कोल्ड करंट जो है वो क्या बनाएगा? वो हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगा, जिसके चलते यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ड्राउट लाइक सिचुएशन होगा, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना। लेकिन यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट में भी इनके लिए फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग होता है, बहुत अच्छे से बताया था, जिसके चलते एक मेजर फिशिंग क्राउड क्रिएट होता है। कहाँ? पेरुवियन कोस्ट में। ये था ला नीना में, जब बात नॉर्मल थी, बट ट्रेड विंड, जब हमारा जो ट्रेड विंड है वो वीक हो जाता है, तो जो वार्म करंट ऑस्ट्रेलियन के साथ एक्यूमुलेट हो रहा था, वो वार्म करंट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ? पेरुवियन कोस्ट पे। यहाँ पे वार्म करंट आ जाता है कब? एल नीनो में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन के कोस्ट में कोल्ड करंट डेवलप हो जाता है, और कोल्ड करंट क्या करता है? हाई प्रेशर जोन क्रिएट करता है। हाई प्रेशर जोन क्या करता है? ड्राउट लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसके चलते बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? हीट वेव जो है उसको कम कौन करेगा, है ना। तो एल नीनो का कंडीशन है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि मॉनसून बारिश नहीं हुई और हीट वेव भी ज़्यादा रहा। कल ही हमने जिम्बाब्वे का भी केस पढ़ा था, जहाँ पे उन्होंने एल नीनो के ड्राउट को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था। किसने? जिम्बाब्वे में किया था। कल ही हमने पढ़ा था और आज रिवीजन भी कर लिया, ठीक है।
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि ला नीना से क्या होता है, उसके बाद फिर सब अपने आप आपको रिलेट करके पढ़ लोगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, I4C इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कब पढ़ा था, जब कंबोडिया का केस जाना था कि जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस को बुलाया गया है इस लालच में कि आपको जॉब मिलेगा, बट उनको उनका पासपोर्ट वगैरह कॉन्फिस्केट कर लिया गया है और उनसे जबरन साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है। और तब हमने साइबर स्लेवरी का भी टर्म जाना था, अच्छे से हमने डील कर रखा है। और उसी टाइम में हमने इसको जाना था, किसको, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चलते अंदर में। फिर रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए हमने पढ़ा था रीवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। क्या है ये, तो ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, जो आपको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की मेडिसिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का हमने पढ़ा था क्या, कि इन्होंने नए रूल्स लाए हैं कैप्टिव एलिफेंट के रिगार्डिंग, कि उनका ट्रांसलोकेशन और ट्रांसफर कैसे हो सके। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। चलो आज धीरे बोल रही हूँ ना, आपने बोला था कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ धीरे बोलने का। मैं फास्ट इसलिए बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि एक डेफिनेट टाइम में खत्म हो जाएगा सेशन, तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ चलो ठीक है 30 मिनट का एक दिन में हो जा रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है इसीलिए। बट ठीक है, आपने कहा तो आपने जो कहा वो माना जाएगा, और धीरे धीरे बोल रही हूँ। अगर फिर भी लगता है तो बताना और धीरे करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा आपके यूट्यूब पे ऑप्शन है 2x का स्पीड है तो 1.5 का स्पीड है, और 2 मतलब नॉर्मल से भी कम का स्पीड है, वो यूज कर सकते हो, बट मैं कोशिश करूंगी कि और कम कर सकूं। आप बताना ठीक है कि नहीं। चलो, सी ऑफ जापान अभी न्यूज में था, क्यों, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वालों ने ना भर के यहाँ पे मिसाइल दागे हैं। आपके एग्जाम में क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया किसने मिसाइल दागा है, बहुत आराम से बता दोगे साउथ कोरिया क्यों ही मिसाइल दागेगा, नॉर्थ कोरिया ही करेगा। क्या पूछेंगे, लोकेशन पूछेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जल डमरू मध्य सी ऑफ जापान को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बताइए। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला कौन सा जल डमरू मध्य है, कौन सा स्टेट है। सारा स्टेट मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहुत आराम से बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। जी हाँ, ये है सुगारू स्ट्रेट, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पे छोड़े हैं, कहाँ, सी ऑफ जापान में, जिसको ईस्ट सी भी कहते हैं। सी ऑफ जापान को लेके जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी लिखी हुई हैं। और यहाँ पे इनका दोहुकु सी माउंट है, हमने एक AN सी माउंट पढ़ा था, जहाँ पे हमने मांगा है, एप्लीकेशन दिया है अनक्लॉज की बॉडी को, IBSC को, कि हम वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रखें। वैसे श्रीलंका वहाँ पे क्लेम पुट करता है, याद आया, बिल्कुल याद आया। तो वैसे ही यहाँ पे भी इनका एक सी माउंट है, जो उनका डीपेस्ट पॉइंट है, किसका, सी ऑफ जापान का। और जो सुग्रू स्टेट है ये कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान को पैसिफिक से, इंपॉर्टेंट एरिया है, बिल्कुल याद रखना है। क्यूशू, शिकागो, होन्सू, ये सारा जापान का आइलैंड है। एकदम अरेंज करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। मुझे पता है बहुत कुछ बाबू याद करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं कोशिश करती हूँ, अभी टाइम है सितंबर आने में, तो जो भी मुझे लगता है कि सितंबर आते आते अगर आप सेशन रोज देख रहे हो ना, तो मेजर पोर्शन करंट अफेयर का तो पूरा कंप्लीट होगा ही, बट उससे लिंक करके हम बहुत सारी ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी के जो सेक्शन है वो भी कवर करते जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। चलो, जिब्राल्टर स्टेट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, किसको कनेक्ट करता है, स्पेन को करता है मोरक्को से, ठीक है, याद रहेगा। यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट करता है। जिब्राल्टर स्टेट क्यों पढ़ा था, तो हमने जाना था कि यहाँ पे सबडक्शन जो पहले इनएक्टिव हुआ करता था वो एक्टिव होते जा रहा है, जो पोटेंशियली ये रिस्क दे सकता है कि अटलांटिक ओशन श्रिंक कर जाए। जिब्राल्टर स्टेट, फॉर्मोसा स्टेट भी पढ़ा है हमने, चाइना और ताइवान के बीच में है। और बेरिंग स्टेट, ये भी अच्छे से पढ़ा था, रशिया और अलास्का जो US का पार्ट है उसके बीच में है, क्या, बेरिंग स्ट्रेट। और हमने पढ़ा सुगारू स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान को पैसिफिक से। चलो, पापीकोंडा नेशनल पार्क अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, बताइए कहाँ है। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है, जिसके लिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इशू जारी किया है कि कैसे इसको कंट्रोल करें। कहाँ है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क, बिल्कुल नहीं डरना है, सारा रिवीजन करेंगे, बहुत आराम से याद रहने वाला है।
तो ईस्टर्न घाट पे है और यहाँ पे एक कांचो मेघा एक यूनिक गोट ब्रीड भी पाई जाती है। और यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, मैंने बताया हीट वेव चल रहा है जिसके चलते फॉरेस्ट फायर का बहुत सारा न्यूज़ देखा हम देखेंगे, जिसके चलते हमने बहुत सारा पढ़ा भी है। जैसे इत्रु नगरम तेलंगाना में है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर का केस आ रहा है। उसके अलावा कल ही हमने पढ़ा था दिल्ली में असोला भाटी सैंक्चुरी, जहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब क्रिएट कर रहा है। ठीक है, टिश्यू कल्चर भी जाना था बहुत अच्छे से, हमने कल ही पढ़ा था। तमिलनाडु को लेके हमने पढ़ा है, बताइए कंबम वैली कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्यों पढ़ा था? तो जो काली वाली अंगूर आती है ना बड़ी सी, इसको पनीर तरचई कहते हैं, 80% यहाँ से आती है। ठीक है, उसके अलावा हमने तमिलनाडु में और कौन सा नेशनल पार्क पढ़ा था? वीराथंगल नेशनल पार्क, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार रिवीजन भी किया है। वीराथंगल नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। क्यों पढ़ा था? क्योंकि वहां पे कस्क्यूटा डॉडर नाम की इन्वेसिव स्पीसीज का प्रकोप दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने 5200 साल पुराना हड़प्पन सेटलमेंट अनअर्थन किया है। आप बताइए कहाँ किया है? बहुत ही बुद्धू सा क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं ऐसे देती, डिस्ट्रिक्ट का नाम देती तो शायद वो टफ हो जाता, बट हड़प्पा सिविलाइजेशन का सेटलमेंट के बारे में पूछा जा रहा है बाबू। हड़प्पा सेटलमेंट कहाँ नहीं है? कहीं नहीं है। क्या बिहार में है हड़प्पा सिविलाइजेशन के सेटलमेंट का एविडेंस? बिल्कुल नहीं है। क्या सदर्न स्टेट में है? नहीं है। तो क्या हुआ? गुजरात। बिल्कुल, बहुत ही इजी था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही बुद्धू सा था। चलो, तो केरला की पड़ता बेट नियर, ये इंपॉर्टेंट होगा, जूना खटिया, यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का सेटलमेंट देखा गया है। केरला के यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने अनअर्थन किया है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। चलो, बिहार का क्या लेके हमने पढ़ा था? तो कॉपर का पोस्टेज स्टैंप 250 साल पहले यहाँ से इशू हुआ था, अजीमाबाद, जो पहले जिसको पटना कहते थे, 1774 में। तो 250 साल हो गए, इसीलिए सेलिब्रेशन होगा इस चीज़ का कि वर्ल्ड का पहला कॉपर पोस्टेज स्टैंप बिहार के अजीमाबाद, जो उस टाइम में पहले था, मतलब पटना से निकला था। चलो ठीक है, तमिलनाडु को लेके हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोत्रवई स्कल्पचर कहाँ से निकले? तमिलनाडु से निकली थी। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी की थी। और आंध्र प्रदेश को भी लेके हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। बताइए क्या पढ़ा था आंध्र प्रदेश को लेके? अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, बताओ आप बताओ। मैं हमेशा बता देती हूँ, आप बताती नहीं हो। चलो बताओ आप, कुछ भी एक ऐसा चीज बता दो जो हमने पढ़ा है कुछ टाइम पहले ही आंध्र प्रदेश को लेके। मैं देखती हूँ कितने लोग बता पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपसे बोला जा रहा है कि आर्मी ने अभी इंडक्ट किया है कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम किस प्रोजेक्ट के अंडर में, टू बूस्ट द एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस परियोजना के नाम के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है? बताइए क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़े हुए हैं। जी हाँ, इनका नाम है आकाशदीप। आकाशदीप प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आर्मी ने, ठीक है, टू इनहेंस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्मीज एयर डिफेंस मैकेनिज्म अंडर द नेम ऑफ अक्षदीप। प्रोजेक्ट अक्षदीप, याद रखना। ठीक है, इन्होंने आकाशतीर सिस्टम इंडक्ट किया है जो काम करेगा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, अंडर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आकाशदीप। फिर इंद्रावती हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से जाना है, हैती में हुआ था। इवैक्यूएट करने के लिए हमारे इंडियन सिटीजन्स को संकल्प किसकी है? हमारी इंडियन नेवी की है। हमने बहुत अच्छे से जाना था कि किस तरह से इंडियन नेवी ने सोमालियन पायरेट्स के अंडर से माल्टा की जो शिप थी वहाँ पे फंसे हुए क्रू मेंबर्स को बचाया था अंडर ऑपरेशन संकल्प। और मिशन 414 ये हिमाचल प्रदेश की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। चलो, काफी फैक्चुअल फिर से आया। क्या? किस कंट्री ने डेवलप किया है दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर? ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित करने वाला हाल ही में कौन सा देश बन गया है? बताइए। सारी ही यूरोपियन कंट्री है, मुझे पता है। ये है रोमानिया। ठीक है, तो रोमानिया ने डेवलप किया है जिसका नाम है ELINP लेजर। और ये पार्ट है यूरोपियन यूनियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का।
ठीक है, ये रोमानिया में है, बट इसकी जो देख रखाव है, ऑपरेशन है, ये फ्रेंच कंपनी थेल्स करेगा। आपको याद रखना है क्या कि रोमानिया ने वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लेजर विकसित किया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन मतलब लेजर नाम सुन के आप ये मत सोचना कि डिफेंस का है। फिलहाल कहा गया है कि ये हेल्थ केयर और स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगा। किसका? रोमानिया का। बेल्जियम को लेके हमने पढ़ा था, पहली बार न्यूक्लियर समिट हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह की समिट पहली बार हुई है, जिसमें बात की गई थी कि कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू अपना क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। उसके अलावा जर्मनी का हमने पढ़ा था, कैनाबिस को लीगलाइज किया है और कहा है कि 3 प्लांट उगा सकते हैं। और नॉर्वे, लिechtenstein, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड, ये चारों मिलके बनाते हैं एफ्टा। इंपॉर्टेंट होगा, हमने टेपा साइन किया हुआ है और एफ्टा जो है इंडिया की ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसके साथ हमने ट्रेड डील साइन की है। इससे पहले हमने यूएई के साथ किया था। एफ्टा को लेके हर एक एंगल अच्छे से पढ़ा था, पर मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि हर एक एंगल, हर एक डायमेंशन जानने के बाद मेंबर कंट्री एफ्टा की मत भूल जाना। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नॉर्वे, लिechtenstein, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। चलो, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर, जिसको हम कहेंगे कार्टी सेल, ये कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ पे इसका लॉन्च हुआ है बताइए। बहुत ही बढ़िया है ये, अच्छे से हमने ऑलरेडी इसको पहले भी पढ़ रखा है कार्टी सेल थेरेपी को लेके। तो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये मेनली ल्यूकोमा और लिम्फोमा से पीड़ित कैंसर रोगियों का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? कार्टी सेल, इसमें क्या करते हैं, जो टी सेल होता है हमारे बॉडी में, उसकी संख्या को बढ़ा देते हैं, जो फिर वापस से हमारे बॉडी में डाला जाता है और वो कैंसर सेल को बढ़ने से रोकेगा। बहुत ही बढ़िया थेरेपी है। कैंसर अगर इनका वैसे मतलब पहले भी हो चुका है क्लिनिकल ट्रायल और अभी इंडिया में भी चल रहा है, इसको लॉन्च कर लिया गया है। अगर इफेक्टिव होगा और अगर कॉस्ट एफिशिएंट होगा तो एक तरह से रेवोल्यूशन होगा कैंसर के फील्ड के लिए, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगा। अच्छे से हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर से पढ़ेंगे हम। बताइए, कार्टी सेल कहाँ पे लॉन्च किया है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने? ये क्या है? आईआईटी मुंबई, ओके, याद रखना। तो मेजर ब्रेक थ्रू है और एक नया होप लाता है, जो क्या है? कार्टी सेल थेरेपी। चलो, आईआईटीएम पुणे को लेके हमने क्या पढ़ा था? बहुत अच्छे से जाना था कि इन्होंने डेवलप किया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम न्यू दिल्ली के पोल्यूशन को देखने के लिए, कि जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रही है इसका सोर्स क्या है और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। किसने किया डेवलप? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। उसके बाद आईआईटी मद्रास में चेस का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ग्रैंड मास्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं, और चेन्नई के आईआईटी मद्रास में हो रहा है। और आईआईटी गुवाहाटी, इसको लेके हमने बहुत अच्छे से जाना था कि स्वाइन फीवर का वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया है और इसकी टेक्नोलॉजी को एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑलरेडी हर एक चीज पढ़ रखा है हमने, अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो कीवर्ड पढ़ के आगे बढ़ेंगे। चलो, अगर नए हो सेशन में तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आने लगेगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप, जिसका नाम है सारा, वो लॉन्च किया है? WHO के साइट पे जाना, बात करना। जी हाँ, ये WHO ने किया, बोलते बोलते बता दिया। तो आपको कभी कोई क्वेरी होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप क्या करते हो? चैट जीपीटी के पास जाते हो, क्वेश्चन लिखते हो, आपको आपका आंसर मिल जाता है, गूगल करते हो। तो उसी तरह से WHO की ये एक जनरेटिव AI है, जहाँ पे आप हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछो उनसे, वो आपको बता देंगी। कौन है ये है ये मोहतरमा आएंगी, इनका नाम है सारा, ठीक है। और आराम से बता सकते हो जो भी आपका हेल्थ को लेके इशू है, कोई भी आप बहुत आराम से इनसे डील करो, ये बता देंगी, ठीक है। फायदा क्या होगा? ऐसे गूगल करने जाओ तो खांसी को भी पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगी और प्रिसाइज और सही इन्फॉर्मेशन देंगी। कौन? सारा, जो स्टैंड करता है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ। ये एक जनरेटिव AI है। इंपॉर्टेंट होगा, किसकी है? WHO की है। चलो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेशन डेथ, इनका
रिपोर्ट था किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का, जिसमें कहा गया था कि 1/3 ऑफ माइग्रेशन जो हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट एरिया से हो रहा है और 2/3 जो भी माइग्रेंट है उनके कॉज ऑफ डेथ अनआइडेंटिफाइड है, 2/3 जो भी माइग्रेंट है वो अनआइडेंटिफाइड है और 1/3 जो माइग्रेशन हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट एरिया से हो रहा है और मैक्सिमम कॉज ऑफ डेथ बताया गया सफोकेशन ड्राउनिंग के चलते। ठीक है, किसकी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेशन डेथ। चलो ठीक है, उसके अलावा फिर अंकटाड की हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी। क्या रिपोर्ट थी, अंकटाड की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल याद होगा। तो जिसमें बताया था कि 3% की जो जीडीपी है ग्लोबली इन्हांस होने वाली है, मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बिल्कुल स्टेबल पे है, डिमांड भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। बट चैलेंजेस भी बताए थे। क्या चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस लाइक रशिया यूक्रेन वार, हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और रेड सी डिस्प्यूट, ये सारे चैलेंजेस भी बताए थे। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया कौन सी कंट्री के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में एक नेवल ड्रिल करने वाले हैं, बताइए, ज्वाइंट नेवल ड्रिल करने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे से साउथ चाइना सी पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि फिलीपींस का कोस्ट गार्ड शिप चाइना के कोस्ट गार्ड शिप टकराया था, जिसमें चाइना ने मतलब अपना असर्शन दिखाया था कि ये जो फिलीपींस की कोस्ट गार्ड शिप है वो हमारे टेरिटरी में आ गई है। तब हमने जाना था थॉमस सोल के बारे में, जो स्पार्टली आइलैंड पे था, जहाँ पे डिस्प्यूट है चाइना और फिलीपींस की। फिलीपींस कहता है कि ये हमारा पार्ट है, चाइना क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। जब ये कोस्ट गार्ड शिप टकराई थी तो उसके बाद यूएस ने भी अपना घुसा और यूएस ने भी कहा, क्या कहा यूएस ने, कि आप चाइना वाले गलत कर रहे हैं। फिर अभी हमने हाल ही में इंडिया और फिलीपींस के रिलेशन को भी पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमारे मिस्टर एस जयशंकर जी वो गए थे मनीला में और उन्होंने कहा था फिलीपींस को कि अगर चाइना आपकी सॉवरेनिटी का वायलेशन करता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हर एक एंगल जाना था इंडिया फिलीपींस के रिलेशन को लेके। बिल्कुल इतनी कहानी कह दी तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, जी हाँ ये है फिलीपींस। इतना जो हुआ इसीलिए यहाँ पे चाइना वालों को दिखाने के लिए कि चाइना वाले देखो फिलीपींस अलग नहीं है, हम हैं इनके साथ, हम करेंगे ना नेवल ड्रिल, ताकि शोकेस कर सके अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और चाइना को एक तरह से एक जवाब दे सके उनका इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने का। इंपॉर्टेंट होगा, साउथ चाइना सी बहुत न्यूज़ में है, हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ा है। चलो वियतनाम को लेके हमने क्या जाना था, गुल्फ ऑफ टोंकिन। चाइना वाले बहुत आ रहे हैं ना, चाइना, कल भी हमने चाइना और इंडिया के जीडीपी को कंपेयर किया था, आज भी चाइना इंडिया का रिलेशन जाना, और अभी तो चाइना ही आ रहा है। चलो तो वियतनाम में गुल्फ ऑफ टोंकिन है, चाइना और वियतनाम के बीच में। क्यों पढ़ा था, क्योंकि चाइना ने यहाँ से अपना बेस पॉइंट नया स्टार्ट किया है मलेशिया के साथ। हमने एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया था समुद्र लक्ष्मण, और थाईलैंड के साथ हमने MOU साइन किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि हम प्रमोट करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन को और थाईलैंड की थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को। सब पर रखा है, अभी रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट। चलो हो गया सेशन डन। आज का सेशन कैसा लगा बताना जरूर, और अगर कोई भी क्वेरी है तो वो भी बताना, मैं आपकी क्वेरी को अच्छे से देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो फुलफिल हो सके। तो ये था आज का डिस्कशन कन्वर्सेशन सेशन। अगर कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए और हीट टिप्स बच के रहिए।